ऑफिसर की मौत हुई है। 8 लोगों के अंदर उनका भी नाम जो था वो कल आया था और जब ये मौत हुई थी तो उसके फौरन बाद एग्रीकल्चर ऑफिस तालाब तिल्लू के आसपास के इलाके को सैनिटाइज किया गया, सील किया गया और उनके जो करीबी कुलीग्स वहां पर हैं उनकी टेस्टिंग का सिलसिला शुरू किया गया, जिनमें कुछ लोग पॉजिटिव भी आए। मजीद क्या कुछ खबर है आपको आसिफ बताएंगे। बिल्कुल, कल 346 और भी केसेस जो सामने आए, 50 से ज्यादा दोबारा केस जम्मू से रिपोर्ट हुए। लेकिन इन सब के बीच में कल पहली मौत जो जम्मू के अंदर थी, कल दिन की पहले, उससे पहले शुमाली कश्मीर के अंदर हुई थी, जम्मू कश्मीर में। लेकिन जम्मू प्रोविंस की जब हम बात कर रहे हैं तो जम्मू के अंदर पहली मौत एग्रीकल्चर ऑफिसर की हुई थी और गोलपुली तालाब तिल्लो का इलाका जहां का ये शख्स रहने वाला था और पिछले कुछ दिनों से बुखार की शिकायत थी, कुछ और तकलीफ भी हो रही थी, जिसके बाद अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू जहां पर ये जेरे इलाज थे और कल जो आखिरी इतलात मिली थी मौत से कबल कुछ ही वक्त पहले उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था और हालत काफी ज्यादा खराब थी। उनके साथ साथ जो फैमिली के 4 और भी मेंबर्स थे जो कॉन्टिन्यूसली टच में रहे हैं इनकी, क्योंकि किसी को पता नहीं था, अचानक से टेस्ट हुआ। उस वक्त जब एग्रीकल्चर ऑफिस के अंदर कुछ और लोगों को भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुक्मनामा जारी किया गया कि सभी लोग जो ऑफिस में ड्यूटी के लिए पहुंचते हैं या घर से भी अगर कोई काम करता है तो कोविड-19 के रिलेटेड वो सैंपलिंग करवाएं। बाकायदा तौर पर टेस्ट हुए 200 के करीब ऐसे मुलाजमीन जो उनके साथ काम करने वाले थे। जिन एग्रीकल्चर ऑफिसर की मौत हुई उनके घर वाले 4 लोग और इसके अलावा 200 के करीब जो मुलाजिम उनके साथ काम करने वाले सभी लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं, रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। लेकिन इन सब के बीच में गोलपुली का ये वो एरिया है, मैं थोड़ा सा आपको इस एरिया में के बारे में बता दूं कि यहाँ पर आसपास कुछ कॉलेजेस भी हैं, स्कूल्स हैं, घनी आबादी वाला इलाका है, यहाँ पर मनादिर भी हैं और इसके साथ साथ बाजारों का रुख बहुत ज्यादा लोग इस इलाके के अंदर करते हैं। काफी ज्यादा रश गोलपुली और इसके आसपास के इलाकों में नजर आता है। लेकिन ऐसे में उस इलाके से कोविड पॉजिटिव निकलना और उसके बाद डेथ होना अवाम में जरूर तशवीश की लहर है। लेकिन दूसरी तरफ महकमा सेहत के भी एहलकार उसी वक्त से जब कोविड पॉजिटिव एग्रीकल्चर ऑफिसर पाया गया, मौत हुई, उसके बाद से ही बाकायदा तौर पर जो सैंपलिंग का प्रोसेस था वो इस इलाके के अंदर शुरू किया गया और अब तक 200 से ज्यादा लोगों के सैंपल्स लिए जा चुके हैं। गोलपुली से जिस शख्स की मौत हुई है उसके 200 साथी और फैमिली के 4 मेंबर्स, ये एक तरफ। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि एक सब इंस्पेक्टर अरनिया पुलिस थाने से जम्मू प्रोविंस के अंदर ही अरनिया पुलिस स्टेशन में एक सब इंस्पेक्टर का पॉजिटिव केस सामने आया। उसके बाद पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज तो किया गया लेकिन कामकाज भी मुअत्तल किया गया, कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया। जानीपुर पुलिस स्टेशन, उससे पहले एक दिन पहले की कहानी, जब पुलिस वाला एक पॉजिटिव पाया गया तो उसके बाद इस पूरे इलाके को बंद कर दिया गया। कामकाज जो जानीपुर पुलिस स्टेशन के अंदर भी जो काफी अहम थाना है वहां का। विनोद जी भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फटाफट से जरा विनोद जी के पास चलते हैं, जम्मू की सिचुएशन कोविड-19 के हवाले से क्या कुछ है। विनोद जी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि कश्मीर में मजीद 7 लोगों की मौत रात भर हुई है और सिचुएशन काफी टेंस इस वक्त बताई जा रही है। लेकिन जब हम बात जम्मू की करते हैं तो जम्मू के भी मुख्तलिफ एरियाज के अंदर अब कोविड-19 पॉजिटिव केसेज जो है वो पाए जा रहे हैं और लगातार सूरत हाल जो है वो उसी की ओर चल रही है जिस तरीके की कश्मीर घाटी के अंदर है। तो अभी क्या कुछ प्रेजेंट सिचुएशन है और रात भर किस तरीके का माहौल रहा है दोनों अस्पतालों के अंदर जो कोविड-19 है? मैं आपको बताता चलूं कि कहीं दोबारा से लॉकडाउन ना लगाना पड़े, इस तरह से परिस्थितियां बदल रही है। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि तालाब तिल्लो हो, गोलगुजाल हो या फिर इस एरिया में हो जहाँ पुराने पहले भी ग्रीन जोन के बाद रेड जोन क्लियर किया गया था, रेड जोन जारी किया गया था, वैसी स्थितियां बन रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये भयंकर स्थितियां बनी है। जब तक हम इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे लोग इसको नहीं समझेंगे। हालांकि बड़ी बात यह है कि पत्नीटॉप में जो फैलानी चाहते थे अब वो नहीं जा पाएंगे, लेकिन स्थितियां इतनी ज्यादा भयंकर बनी है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि दोबारा ऐसी स्थितियां बनेंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए विनोद जी। चूंकि बहुत मुश्किल से आवाज आपकी आ पा रही है, तकनीकी वजूहात की बिना पर हम इतना ही आपसे बात कर पाएंगे। लेकिन फटाफट से जरा जमशीद के पास चलते हैं, रजौरी, जहां पर पुलिस को और इंतजामिया को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है टेस्टिंग के लिए, क्योंकि वहां पर मास टेस्टिंग का सिलसिला शुरू किया गया जो रेड जोन्स हैं, क्योंकि लगातार केसेस वहां पर आ रहे थे। और कल मकामी लीडर जो लोकल कम्युनिटी लीडर्स हैं उन्होंने हाथापाई करने तक नौबत पहुंची है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। जमशीद अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सूरत हाल है?
जी गौर, राजौरी से जो कम्युनिटी से पॉजिटिव केस आए उसके बाद इंतजामिया की तरफ से इन इलाकों में क्लोज कांटेक्ट के लोगों के टेस्ट करने का सिलसिला शुरू किया और जब इनके सैंपलिंग कहा गया तो कई लोगों ने इनकार कर दिया, क्योंकि जिस तरह कल इंतजामिया की तरफ से 500 लोगों का टेस्ट करना था जो सिटी में रेड जोन इन इलाकों का, और सिर्फ 300 लोग पहुंचे और 200 लोग वहां भी नहीं पहुंच पाए। इसी तरह बुद्धल इलाके में 200 लोगों का टेस्ट करना था, सिर्फ 50 लोग पहुंच पाए, बाकी नहीं पहुंचे। इस तरह लोगों की तरफ से वो ताउन नहीं मिल रहा, लोग टेस्ट करवाने के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं डर है कि कहीं रिपोर्टें गलत आती हैं। ये लोगों में एक अजीब सा डर फैला हुआ है, जिसके बाद लोग इस तरफ नहीं आ रहे। हालांकि इंतजामिया की तरफ से इन लोगों को कल भी समझाया गया और कल इंतजामिया के बुद्धल का दौरा भी किया, जहाँ लोगों को बताया गया वो सामने आए। इसी तरह राजौरी में इंतजामिया इन लोगों से अपील कर रही है कि वो सामने आए, ताकि हम ये कर सके कि ये इन्फेक्शन किस हद तक फैला हुआ, क्योंकि राजौरी से जो दो पॉजिटिव केस सामने आए थे जिनकी ट्राइवल हिस्ट्रियां थी, उन्होंने अपनी ट्राइवल हिस्ट्रियां छुपाई और उनके बाद इनके कांटेक्ट में आने वाले कई लोग इस वक्त तक पॉजिटिव आ गए। उसके बाद इंतजामिया की तरफ से हालांकि राजौरी पूरा लॉकडाउन कर दिया, राजौरी के 9 इलाके ऐसे हैं जिनको रेड जोन कर दिया गया, मगर लोगों की तरफ से जिस तरह पहले तावन इंतजामिया को मिला था लॉकडाउन 1, 2, 3 में, वैसा तावन इस बार लोगों की तरफ से नहीं मिला। लोग आज भी टेस्ट करवाने से इनकार कर रहे हैं। जी ये चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पिछले 5 दिन के दौरान राजौरी के अंदर 145 लोग जो है वो पॉजिटिव आए हैं और उसके साथ साथ फिर लॉकडाउन को रिम्पोज करना पड़ा। 194 केस दोबारा आए हैं और उनमें अब ये खबर भी है कि जनाब 51 लोग जो वो रिकवर भी हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार बड़े पैमाने पर टेस्टिंग करवाना चाहती है और रेड जोन एरियाज के अंदर कॉन्टैक्ट और मास ट्रेसिंग हो रही है, उसके बावजूद भी जब रिजनमेंट होता है, लोगों को बाहर जाने की इजाज़त वहाँ के मकामी आबादी के जो बड़े लोग होते हैं, जो सोशल रिलीजियस लीडर्स होते हैं, वो कहते हैं नहीं करना है, तो ये एक स्टिग्मा पैदा कर देता है कि शायद पता नहीं क्यों हम टेस्ट करने नहीं देते हैं, शायद ये कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि इसके बाद हमें कुछ और तरीके से माशरे में देखा जाएगा। तो हमने अपनी सोच को भी बदलना होगा, इंतजामिया को अपने रवैया को भी जो है वो बदलना होगा। हम लद्दाख भी चलेंगे जहां से हसन पाशा साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक कॉलर लेते हैं जिन्होंने इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किया है। पहली कॉल आज के नशरियात की। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी हुजूर। गवर साहब, मैं बड़गाम से हूँ। बड़गाम से जी, बड़गाम कश्मीर से। जनाब गवर साहब, आपके यहाँ पहले भी 1-2 दौरे किए हैं हमारी जामिया मस्जिद का बड़गाम है जी। यहाँ जो लीक रोड आता है बड़गाम से अंदर जाता है मस्जिद की तरफ जी, वो पूरा खसा हुआ है, उसको कोई गवर्नमेंट नहीं पूछ रही है। हम चीफ इंजीनियर के पास भी गए, फाइनेंशियल कमीशन के पास भी गए, हम PHC बड़गाम के पास भी गए, PWD बड़गाम के पास भी गए, लेकिन 2 साल से हम चल रहे हैं मगर आज तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन नमाजियों को बहुत मुश्किल है नमाज पढ़ने के लिए, मगर यह बड़गाम की नाक है। प्रॉपर बड़गाम में एक ही जामिया मस्जिद है कि नहीं, मतलब बड़गाम में, आपको पता है सर? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, ये जो कॉलर हैं हाजी साहब हैं, इनका एरिया जो है वो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम प्रॉपर टाउन के अंदर है, एक ही जामिया मस्जिद वहां पर है और जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं लगभग 80 से 90% लोग इसी मस्जिद के अंदर नमाज के लिए जाते हैं। और अगर रास्ता ठीक नहीं है तो 100 बार तो डिप्टी कमिश्नर साहब भी गए होंगे, RNB के जिम्मेदार भी गए होंगे, उसके बावजूद भी, देखने के बावजूद भी अगर रास्ता ठीक आज तक नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान इंतजामिया पर है कि हर बार एहतजाज करने के बाद ही क्यों काम होगा। खुद हम काम क्यों ना करें, हम एक सिस्टम को डेवलप क्यों ना करें कि प्रायोरिटी पर किसी न किसी चीज को लिया जाए। और ये बिल्कुल वाकईतन प्रायोरिटी है। इस चीज को जरा जिला इंतजामिया और जिला मजिस्ट्रेट बड़गाम जो है इसको संजीदगी के साथ देखिए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम, कहां से आप? जिला इंतजामिया और जिला मजिस्ट्रेट बड़गाम जो है संजीदगी के साथ देखिए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम, कहां से आप? अस्सलाम वालेकुम। आप अपने टीवी का ऑडियो जरा बंद कीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश ये करें कि अपनी टीवी का वॉल्यूम कम करें ताकि आवाज वापस हम तक दोबारा ना पहुंचे आपके टेलीविजन का और आप अपनी बात सही तरीके से रख पाए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं जी, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं आप? हम शमीमा खान दिमिना से बात कर रहे हैं आपसे। जी 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 सर। जी बताएं, क्या परेशानी है? जी सर, शमीमा खान दिमिना से बात करिए।
कॉल को जरा ड्रॉप कीजिए, एक बार इनको समझाइएगा कि टीवी का ऑडियो जो है वो बंद करे तब जाकर बात करें। फटाफट से लद्दाख की भी मैं बात करूंगा, उसके बाद और 2-3 कॉलर्स हैं उनको भी ज्वाइन करवाते हैं। लद्दाख के अंदर पॉलिटिक्स जो है वो काफी तेज हो रही है, क्योंकि लद्दाख के अंदर जहां हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव भी आइंदा 2 महीनों के दौरान होने हैं, उस बीच खबर यह भी है कि जनाब बीजेपी भी अपने स्टेट के लिए यानी यूनियन टेरिटरी के लिए एक अलग प्रेसिडेंट की तलाश में जुट चुकी है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों राम माधव जी वहां चले गए थे, उन्होंने मीटिंग की थी और उसके बाद अब जो है अशोक कोल जो पार्टी के सीनियर लीडर है, ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी है, और उनको यह जिम्मा सौंप दिया गया कि वो पार्टी लीडर्स के साथ मशावरत करके एक नए पार्टी के लीडर को वहां पर चुने, ताकि वहां पर देखा जाए कि किस तरीके से इस पार्टी को मजीद मजबूत बनाया जा सकता है। आपको याद होगा कि इस पार्टी को अंदर जो स्टेट हेड हुआ करते थे वो श्रेंग दोरजे साहब हुआ करते थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। उसके बाद लगातार नए चेहरे को ढूंढने की तलाश जो है वो की जा रही है। हमारे साथ हसन पाशा साहब इस वक्त लद्दाख से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हसन पाशा साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं आप, बताइएगा कि क्या कुछ मीटिंग्स का सिलसिला है और क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो स्टिंग एमपी है उन्हीं उस चेहरे पर जो है वो लगभग सभी मुतफिक है कि उसी को यूनियन टेरिटरी का नया प्रेसिडेंट बनाया जाए। शुक्रिया आपने जो मुझे आज इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो अशोक जी का हमारा यहाँ करगिल और पूरे लद्दाख रीजन में एक दौरा हुआ है और अभी रिसेंटली करगिल से वो निकले हैं लेह की तरफ। तो उनका मेन विशेष रूप से उनका दौरे का मकसद ये था कि हमारे यहाँ पे जिस दौरान जब से ये कोविड का मारामारी जो फैला पूरे विश्व में, पूरे मुल्क में, उसके कारण हमारे जो संगठन के तरफ से जो भी हमें जो काम करने के लिए हमें यहाँ पे दिया हुआ था, उनके क्या प्रोग्रेस थे और लोगों को कितने काम आप लोगों ने काम किया, उसका एक पूरी तरीके से ये सम्मेलन था। और हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में जितने भी हमारे मंडल सतह पे जो 13 मंडल हमारे यहाँ पे है ज़ांस्कार को छोड़ के, तो उन सबों मंडलों के अध्यक्ष और उनके जो मंडल सतह के टीम से उनके साथ मुलाकातें हुई। तो इसमें कोई ये नहीं था कि कोई दूसरे जो लद्दाख रीजन के ऊपर जो हमारा अभी जो बीजेपी का नया एक वो स्टेट का सेटअप बनने वाला है उसके ऊपर भी चर्चाएं हुए। तो मगर वो जो है लास्ट आखिर जो भी हमारा जो जिसको भी आगे लाना होगा वो हमारा संगठन तय करेंगे और हम पूरे तरीके से संगठन के साथ खड़े हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हसन पाशा साहब बताने के लिए कि क्या कुछ प्रोग्राम है वहां लद्दाख के अंदर। अशोक कोल साहब वहां पहुंचे हैं। खबर यह है कि नए बीजेपी प्रेसिडेंट यूटी लद्दाख के लिए ढूंढा जाएगा और यही वजह है कि पार्टी लीडरशिप के साथ मशावरत जो है वो तेज हुई है। कोविड-19 की जब हम बात करते हैं तो 35 नए केस लद्दाख के अंदर भी कोविड-19 के आए और इस तरीके से लद्दाख के अंदर 1128 तक का फिगर जो है वो आन पहुंचा है। कॉलर हमारे साथ है, जरा पहले फटाफट से इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहां से आप? चलिए, कॉल ड्रॉप हो गया, जरा आगे बढ़ते हैं। जब बात बीजेपी के खेमे की हो रही है तो कोविड-19 के केसेस कल बीजेपी के खेमे से भी आए। पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर, आपको कल ही पता होगा कि बाद दोपहर उनका केस पॉजिटिव आया, इस तरह की खबरें सामने आई। लेकिन इन सब के बीच में उसके बाद पार्टी की तरफ से हालांकि ट्वीट करके भी इसकी तस्दीक की गई, लेकिन जितने भी लोग उनसे बात करने गए थे, मुलाकात की थी, जब बांडीपुरा वसीम बारी और उनके लवाहिकीन से जब वो मुलाकात करने पहुंचे थे बांडीपुरा के अंदर, तो काफी ज्यादा एक बड़ी तादाद वहां पर वर्कर्स की थी। उन सभी लोगों को क्वारंटाइन के लिए कहा गया, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के लिए कहा गया। लेकिन जब ये कल केस सामने आया उससे कुछ वक्त पहले 10 या 10:30 के आसपास इशफाक कल लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू भी वसीम बारी के घर गए और उनके साथ सिक्योरिटी के जो पर्सनल्स थे, उनके गार्ड्स थे, वो भी उनके साथ थे, पुलिस के एहलकार थे, इसके अलावा ऑफिसर्स भी। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब उन तमाम लोगों को जो दोबारा वसीम बारी के घर कल भी गए लेफ्टिनेंट गवर्नर समेत, उनको भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। जहां पहले ही बीजेपी के इस वक्त सीनियर लीडर जिनमें राम माधव समेत डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्वारंटाइन हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर हैं। जी, कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं और अपना नाम बताइएगा। सर, मेरा नाम है गुलाम नबी वानी, मैं सालिया अनंतनाग से बात कर रहा हूं। सर जी, बताइए क्या परेशानी है। सर, परेशानी ये है कि हमारे यहाँ 50 साल से जो पीएचई के जो नलके लगे हुए थे ना वो खत्म हो गए हैं, जंग आलूदा है जी। अब रोड वाइडनिंग भी हो गई लेकिन उससे भी उसको बहुत सत्यानाश हो गया।
तो जल जीवन मिशन प्रोग्राम के तहत आपको अभी तक पाइपलाइंस नहीं मिली हैं क्या? नहीं, 50 साल पुरानी है, लगी हुई है, 50 साल पुरानी है वो। जल जीवन मिशन जो अभी शुरू हुआ उसके तहत काम नहीं हो रहा क्या? कुछ नहीं, हम दफ्तर के पास भी गए, ऑफिसर मुतल्लिका हुकाम के पास भी गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पानी निकलता है, जंग आलूदा पानी है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप जब भी कॉल करें फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप कॉल करते हैं तो उससे पहले अपने टीवी सेट्स का वॉल्यूम कम रखिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं जी, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बात रखिए अपनी। जी मैं श्रीनगर खुनमो एरिया से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है जी। जी हम ब्लॉक के साथ आ रहे हैं, मगर यहाँ हमारी कोई साफ सफाई का मामला नहीं है। आजकल तो पता ही ये बीमारी चल रही है वबा के तौर पर, तो हम तो यही इल्तिजा करते हैं यहाँ भी सफाई होना चाहिए। आप खनमो ब्लॉक के साथ हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस खनमो के साथ? जी इशफाक साहब, ये तो ब्लॉक के साथ है, मगर यहाँ तो बहुत गंदगी पड़ी है और यहाँ ये इस वक्त ये बीमारी वबा के तौर पर हो रही है। सैनिटाइजर का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पर। चलिए बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। खनमो से बता रहे थे जनाब, सेहत सफाई का ख्याल बिल्कुल भी नहीं है और ब्लॉक ऑफिस बिल्कुल पास में, लेकिन उसके बावजूद ही काम नहीं हो रहा। एक और कॉलर हमारे साथ है जी, कहाँ से और अपना नाम बताइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, मैं कुपवाड़ा से बोल रहा हूँ, लोलाग साइड से, कोटपुरा हमारे गांव का नाम है सर। जी सर, हमारे गांव में पिछले तकरीबन 20 सालों से पुल है नहीं, चाहे जब से गांव वजूद में आया तब से पुल है नहीं। आप पिछले 10 सालों से एक पुल बनाया तो उसका सर आधा ही काम हुआ, आधा स्लैब नहीं हुआ। बार बार हम कुपवाड़ा डीसी साहब के पास गए, उसने बोला करेंगे, लेकिन हमारे अभी तक जब भी दरिया में पानी बहुत आता है तकरीबन 3-4 जाने। लोलाब का कौन सा इलाका है आपका? ये सर कोटपुरा सर। गांडपोरा, ठीक है। ये किस इलाके को आपस में मिलाता है? ये सर कोटपुरा बहुत सारे इलाकों को मिलाता है और हमारा एक कोटपुरा एक आता है और दूसरा साइड में भी कोटपुरा आता है, लेकिन बहुत सारे। कौन सा डिपार्टमेंट इस पे काम कर चुका है अभी तक? सर इसका JKPCC ने काम किया। एक मरतबा मैंने एक साहब से पूछा भी, उसने बोला वो भी अभी तक पुल तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कम से कम 8-9 करोड़ रुपए खर्चा आ गया अभी तक। अच्छा, 8 करोड़ रुपया खर्चे करने के बावजूद भी अभी तक पुल जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया कुपवाड़ा से अपनी बात रखने के लिए। क्योंकि और भी कॉलर्स को हम जरूर लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आसिफ जरा अपने नाजरीन को इंटरनेट की कहानी भी बताएंगे, क्योंकि आपको याद होगा नेट को लेकर कल भी मैंने कहा था कि जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जब जम्मू काउंसिल की मीटिंग ली थी तो उस मीटिंग के दौरान बहुत बार इंटरनेट जो है वो बंद हुआ और मीटिंग हो नहीं पाई और आधे रास्ते में ही मीटिंग को जो है वो क्लोज करना पड़ा था। और अंदर खाने की बात यह थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब काफी नाराज हुए थे कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो सरकारी खाने की बात है। लेकिन अब हम लगातार ये कह रही थी, देखिए हम मार्च से लगातार जो है वो अपने घरों में बैठे हैं और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन, और 2G पर ऑनलाइन हो नहीं पा रहा है। और इसी का मजा जो है वो कल चीफ जस्टिस ने भी देखा है। और चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट गीता मित्तल साहिबा कल बाज़ाब्ता तौर पर एक मीटिंग ले रही थी, वर्चुअल अपने कोर्ट रूम को चला रही थी, जिस दौरान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस जो थे वो थे। और मोनिका कोहली साहिबा एक तरफ से थी जो काफी इंपॉर्टेंट मैटर पर डिस्कस कर रहे थे, एडवोकेट जनरल साहब एक साइड से थे और एक साइड से हमारे चीफ जस्टिस साहिबा और एक और जज साहब बैठे थे। लेकिन कोऑर्डिनेट ही नहीं हो पाया, एक दूसरे की आवाज ही नहीं सुन पाई और एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी गई, जिसके बाद इस बात का एहसास कहीं ना कहीं कोर्ट को हुआ कि देखिए जो बातें कही जा रही थी वो तो सही है। यही वजह है कि अब हाईकोर्ट ने समन किया है होम सेक्रेटरी साहब को पुअर इंटरनेट स्पीड को लेकर और कहा कि जनाब आप अब खुद जो है वो हाजिर होंगे वर्चुअली हमारे सामने और बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा 11 मई को आया था, जिसमें कहा गया था कि हाई पावर कमेटी को बनाया जाए, होम सेक्रेटरी साहब एक रिलीफ ढूंढने की कोशिश करेंगे सहाफियों के लिए, डॉक्टरों के लिए, वकीलों के लिए, तलबा के लिए, ताकि उन्हें मुश्किलात में दो चार ना होना पड़े। उस चीज का क्या हुआ? और जिस तरीके से हमने कोर्ट को चलाने की कोशिश की, इससे तो कोर्ट चलेगा नहीं, बल्कि पेंडेमिक के बीच ये चीजें काफी ज्यादा जरूरी है। तो अब सबकी नजरें जो है वो गीता मित्तल साहिबा पर है, चीफ जस्टिस जो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के। उन्होंने इंटरनेट का मामला दोबारा उठाने का सोमो मोटो फैसला लिया है और होम सेक्रेटरी शालीन कापरा साहब को कहा गया है कि जनाब वो भी हाजिर रहेंगे और अपनी बात जो है वो बताएंगे।
जब बात इंटरनेट की हो रही है तो इसके साथ साथ क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तलबा की चल रही हैं, इस सिलसिले में आप डाइट की तरफ से भी कश्मीर वादी के अंदर जो 10वीं जमात के इंटरनल असेसमेंट होने हैं, जो इम्तिहानात होने हैं 15 जुलाई से आज से, यानी ये जो पूरा अमल शुरू होना है, इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर तमाम जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं या हेड मास्टर्स हैं, उनको जो तलबा की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स होने हैं या असेसमेंट होगी, तो इन सब के बीच में उनकी अपीयरेंस को यकीनी बनाया जा सके, तमाम तलबा ऑनलाइन जुड़ सकें, कोई एब्सेंट ना रहे, किसी को नुकसान ना उठाना पड़े, तालीमी सेशन किसी का जाया ना हो। इसके लिए डाइट कश्मीर की तरफ से भी तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेड्स को, उनके जो सरबराहान हैं उनको ये वाज़ेह हिदायत दी गई है कि तलबा की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। बाज़ाब्ता तौर पर इसके लिए जो ऑनलाइन का पूरा प्रोसेस होगा, जो फैसिलिटीज घर बैठे एक स्टूडेंट को होनी चाहिए, डाइट की तरफ से हिदायत दी गई है तमाम इंस्टीट्यूशंस को, सभी इदारों को। और बाज़ाब्ता तौर पर इसमें जो लॉगिन कोड होता है, पासवर्ड होता है, मेल यूजर आईडी होती है, UDISC कोड होता है, एजुकेशनल जोन और कॉम्प्लेक्स सेंटर का जो नाम होता है, वो तमाम चीजें इम्तिहान से पहले ही सभी तलबा के पास पहुंचनी चाहिए। डाइट की तरफ से सभी स्कूलों को कश्मीर के अंदर हिदायत दी गई है। इधर HRD मिनिस्ट्री ने भी ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से रहनुमा खतूत जारी कर दिए हैं और पूरे मुल्क के अंदर इन रहनुमा खतूत को अपनाने के हवाले से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और यहाँ से जो हुक्मनामा अब जारी होगा वो बराह रास्त मिनो अम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसका इतलाक होगा। और ये जनाब कहा गया कि अब जो क्लासेस होंगे वो 30 से 45 मिनट के बीच में ही होनी चाहिए और कैटेगरी टाई कर दी गई है कि 1 से फर्स्ट प्राइमरी से 8वीं जमात तक जो है वो 2 सेशन होंगे टोटल दिन में और कोई क्लास नहीं होगा। और वो एक क्लास जो है 30 से 45 मिनट के दरमियान होगा। और जो फिर दूसरा कैटेगरी बनाया गया है उसमें ये कहा गया 9वीं से 12वीं तक जो है वो 4 क्लास भी हो सकते हैं और वहां पर भी 30 से 45 मिनट तक ही क्लास जो है वो लेने की बात कही गई है। और ये कहा गया कि चूंकि आपको याद होगा कि मई के अंदर लास्ट बार स्कूल खुले थे, उसके बाद कोविड-19 आया था, तो उसके बाद लगातार ये ऑनलाइन क्लासेस की बातें जो थी वो चल रही थी। और इस बीच ये बड़ी बात है कि ऑनलाइन क्लासेस को लेकर रहनुमा खतूत जो है वो मरकजी वजीर तालीम की तरफ से भी जारी कर दिए गए हैं और इन्हें कहा गया कि इनका इतलाक जो है वो पूरे मुल्क के अंदर जो है वो होना चाहिए। पूरे मुल्क के अंदर इतलाक अब हो जाएगा, कैसे होगा एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नेट की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत से इलाकों के अंदर है। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब सिविल सेक्रेटरीट की। चाहे वो लद्दाख का सिविल सेक्रेटरीट है या जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का सिविल सेक्रेटरीट है, दोनों सिविल सेक्रेटरीट्स के अंदर के काम की हम आपके सामने एक्सरे रिपोर्ट रखेंगे थोड़ी देर में। जम्मू कश्मीर के अंदर अब मजीद अफसर जो है तकरीबन 300 IAS अफसर होंगे, IPS अफसर होंगे। और ये बात तब सामने आई जब काडर रिव्यू मीटिंग जो है वो हुई है और ये काडर रिव्यू मीटिंग जो है वो कल हुई, जिसमें मरकजी वजारत दाखिला के जो सीनियर तरीन अफसर हैं उन्होंने इस मीटिंग का हिस्सा लिया। यूनियन होम सेक्रेटरी जो है अजय कुमार भल्ला साहब, उनकी सरबराही में कल मीटिंग हुई। ज्वाइंट कमेटी ऑन सर्विस मैटर JCOS जिसको कहते हैं ज्वाइंट कमेटी ऑन सर्विस मैटर्स फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दोनों के लिए ये मीटिंग जो है वो कल हुई है और अजय कुमार भल्ला साहब ने इस मीटिंग में जो है वो शिरकत की है। और जम्मू कश्मीर की तरफ से जो चीफ सेक्रेटरी हैं BVR सुब्रमण्यम साहब, वो इस मीटिंग के अंदर रहे। एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर जो लद्दाख के हैं उमंग नरोला साहब, वो वहाँ पर रहे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होम, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के अफसर भी जो है वो वहाँ पर मौजूद रहे हैं। और कल जब मीटिंग हुई है उसमें यह कहा गया अब जम्मू कश्मीर के लिए 191 IAS अफसर होंगे, 154 IPS अफसर होंगे। और ये काडर रिव्यू के बाद ये क्रिएशन जो है इसकी मंजूरी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर दे दी गई है। ये बात काबिल जिक्र है कि मरकज़ के सामने प्रपोजल जो था वो रियासती इंतजामिया की तरफ से गया था, जिस प्रपोजल पर नजरसानी की है DOP ने और बाद में उसको मंजूर किया है मरकजी वजारत दाखिला ने। और इस तरीके से अब जो हमारे सिविल सेक्रेटरीट यानी हमारे पास जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे वो 300 IAS और IPS अफसर होंगे और ये काडर रिव्यू के तहत भी होगा और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत भी जो है वो होंगे। लेकिन जब हम लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख के अंदर चूंकि नई ये यूनियन टेरिटरी बनी है, बुनियादी ढांचे का फुकदान तो है ही वहां पर, लेकिन अफसर भी जो है वो
चलिए, इससे पहले कि मैं लद्दाख की बात बताऊं, कुछ कॉलर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, पहले जरा इनको भी ले लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं न्याहामा पंपोर से बात कर रहा हूं। जी, न्याहामा पंपोर, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। जी जी, बताएं। सर यहाँ पर हमारा एक पंचायत है, तो उसको वो बहुत डेलिब्रेटेड पोजीशन में है, तो हमने उसके लिए एक फाइल बनाई ऑक्शन के लिए। डीसी साहब के पास फाइल है, कंप्लीट फाइल है, AQ सेक्शन में फाइल है पुलवामा डीसी साहब के पास, लेकिन अभी तक इसके ऑक्शन नहीं हो रही। वो डेलिब्रेटेड पोजीशन, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है वहाँ पर, कभी भी भाई, क्योंकि बच्चे वहाँ खेलते हैं। वो बिल्कुल गिरा हुआ है, तकरीबन मतलब गिरने को तैयार है, लेकिन अभी तक इसकी ऑक्शन नहीं हो रही है। मेहरबानी करके डीसी पुलवामा साहब से इस बारे में थोड़ा तो इस इलाके के अंदर कोई अवामी नुमाइंदा, पंच सरपंच नहीं है क्या? हाँ सर, हाँ हमने क्वेश्चन किए, हमने वहाँ पर एप्लीकेशन दी है, डीसी साहब को फाइल कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट फाइल है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और भी लोग कुछ कॉल अगर करना चाहें तो हमारी टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन जब कॉल करें तो बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि उस वक्त टीवी सेट्स का वॉल्यूम कम रखें ताकि आप बात सही हम तक पहुंच सके। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी, अपना नाम बताइए। हेलो। जी जी, बताएं। हम पॉइंट कंगन से बोल रहे हैं सर, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। जी जी। हमारा यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है सर, यहाँ डॉक्टर ट्रांसफर हो गया, 1 साल हो गया। इस हालात में आज तक यहाँ डॉक्टर तैनात नहीं हुआ। लोगों की बहुत परेशानी है, आपसे गुजारिश है कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाइए। आज तक इतने भी हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया तो इसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ है। प्रैंक कंगन से कॉल है कि जनाब हेल्थ सर्विस को लेकर हमारे पास सेंटर है, लेकिन डॉक्टर साहब 1 साल से नहीं है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब काफ़ी एक्टिव हैं और गांधरबल के अंदर वो लगातार जो है वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं खबरों का। वो इस चीज़ का ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे और एक अच्छी खबर कल तक हम ज़रूर आपको बता पाएंगे। इस वजह से एक और कॉलर भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। हम मागाम से बोल रहे हैं, वार्ड नंबर 13 से। जी बताएं। हमारे मोहल्ले को, सोफीपुरा को पानी की बहुत किल्लत है। अच्छा, अभी तक आपका वाटर सप्लाई कहाँ से आ रहा था और अब अचानक किल्लत कैसे हुई? सर हमारा आ रहा था पहले टंगमरग से, लेकिन अब हमारे यहाँ नई एक स्कीम बनी थी 10 साल पहले जी, मगर चालू अभी तक नहीं हुई है। 10 साल पहले स्कीम बनी, नई स्कीम बनी, आपको उसके साथ कनेक्ट किया गया, लेकिन पानी अभी तक नहीं आया। तो क्या वजह है? कोई और बात बता पा रही है डिपार्टमेंट कि क्यों नहीं पानी दे रहे हैं वहां से? सर यहाँ एक टंकी बनाई गई थी जिसको एक नाले से पानी लाना था, सब कुछ काम फिट है, लेकिन अभी तक उसको चालू नहीं किया जा रहा है। अच्छा, ये टंकी कब बनी थी? ये जनाब 2 साल पहले बनी थी। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। वजाहत हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि ताकि इंतजामिया जब सुने तो उन्हें पता लगे कि 2 साल पहले टैंकी बनाई गई, कनेक्शन देना था, नहीं दे पा रहे, तो ये पैसा जो जाया हो रहा है इसकी जिम्मेदारी कौन देगा? एक और कॉलर भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जी जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा नाम विजय रैना है। जी विजय जी। मैं सरपंच हूँ चौगाम कुलगाम से। जी विजय जी। जी, हमारा जो PMGSY का एक रोड बन रहा है हमारे गाँव में, जो मेन श्रीनगर काजीगुंड हाईवे से लेके ऊपर हमारे गांव में आता है और ब्रेनियल लामड़ की तरफ जाता है जी। तो इसमें क्या है कि पिछले 1.5-2 साल से PMGSY इस पे काम कर रहा है और इस पे ठेकेदारों की कुछ आपस में लड़ाई चल रही है काफी टाइम से, जिस वजह से इस काम को डिले किया जा रहा है। क्योंकि ये हाईवे से कनेक्टेड है, जितने भी हमारे ट्रॉले वगैरह जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं ना हमारे गाँव से ही निकलती है, जिस वजह से जो हमारे शॉपकीपर्स हैं या बाकी रहने वाले लोग हैं, धूल बहुत उड़ती है। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने बहुत बार बताया है इससे रिलेटेड, और साथ में जो PMGSY के ऑफिशियल्स हैं वो भी टस से मस नहीं हो रहे हैं, और हमारी जो गांव के जो पंचायत के रहने वाले लोग हैं बहुत परेशान है इससे रिलेटेड। चलिए रंजा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बता रहे थे कि सिचुएशन क्या है, PMGSY क्या कुछ करे। फटाफट से एक लास्ट कॉल ले रहे हैं प्रोग्राम की। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं जावेद शेख बोल रहा हूँ, आपका फॉलोवर हूँ रेगुलर। जी बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, अशम से। जी एक्चुअली मेरा मसला जो हमारा गाँव का मसला है, 8 साल पहले हमारा वाटर इशू किया गया था, उसका नाम है अशम जुनीपुरा वाटर स्कीम। तो उसका काम ऑलमोस्ट 90% हो चुका है। यूजुअली जो कश्मीर में मसले हैं उन मसलों से अलग हमारा एक मसला है कि RLB और PHE का मसला रुका हुआ है। पाइपें सड़कों पे रखी गई है, PHE वाले सड़क खोदना चाहते हैं और RLB वाले सड़क नहीं खोदने देते हैं।
ये मसला पिछले 3 साल से हमारा चल रहा है, सारा काम हो चुका है, लेकिन वो पाइपें नहीं बिछा पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें पानी मिलता है। क्या ये मामला आपने जिला तरक्याती कमिश्नर की नोटिस में लाया कि जनाब ये इशू है, इसको जरा एड्रेस करके दे दीजिए? सर मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पर ही कंफ्लिक्ट चल रहा है, पीएचई वाले और आरएनडी के दरमियान कंफ्लिक्ट है कि हम ये होने नहीं देंगे जब तक आप हमें पेमेंट नहीं दोगे। आप इसके बारे में आप ऑफिशियल से बात कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए कि बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। स्कीम बनी है, पाइपें लगी हैं, जोड़नी है, सड़क खोदनी है। आरएनबी का एक उसूल है कि आप सड़क खोदेंगे तो पेमेंट करेंगे, पीएचई क्यों नहीं कर पा रही है पेमेंट, एक बड़ा सवाल है। फिर स्कीम बनाई क्यों आपने अगर आपके पास पैसा नहीं था? तो यही बड़ी इश्यूज जो हैं, ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, ये बड़े इश्यूज हैं आम लोगों के लिए। हो सकता है आप बहुत से लोग कहेंगे जनाब क्यों ये इश्यूज उठ रहे हैं? ये इसलिए उठ रहे हैं जब पीने का पानी नहीं हो, सड़क चलने के लिए नहीं हो, तो फिर जंगामद वाला मामला होता है। तो जरा आज कॉल्स को हम यहां पर रोक लेते हैं, कल और कॉल्स ले लेंगे। आपकी बात हम नोट भी कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स के साथ भी इस मामले को जब उठाया जाए। लेकिन लद्दाख में जब बात को कंप्लीट करूंगा उसके बाद वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को। लद्दाख के अंदर जो स्टाफ स्ट्रेंथ इस वक्त है अफसरों की वो 682 है, लेकिन मौजूदा अवेलेबिलिटी जो है वो 281 है। 600 कहां 200 कहां, बीच वाली तफावत को आप समझ सकते हैं। और ये मामला उन्होंने जनाब मरकजी वज़ारत दाखिला को भी लिख दिया और चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर को भी लिख दिया कि जनाब ये इश्यूज है, हमें 250 अफसरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लगभग अब 1 साल के होने को बराबर हो रहा है, चंद महीनों के अंदर 1 साल पूरा हो जाएगा। और ये जब 1 साल पूरा हो जाएगा यूनियन टेरिटरी के अंदर, तो अभी भी लद्दाख को जो है वो बुनियादी ढांचा जहां पर हमने इंतजामात चलाने हैं, जिन लोगों को जिम्मेदारियां सौंपनी है, वो अभी भी वहां पर नहीं है। 250 अफसरों की कमी वहां पर है। डाटा जो बताया जा रहा है वो ये है कि इमीडिएटली जो जरूरत है वो चीफ इंजीनियर की है, जॉइंट डायरेक्टर रैंक्स के अफसर जरूरत है, डिप्टी सेक्रेटरीज की जरूरत है, अंडर सेक्रेटरीज की जरूरत है, एडिशनल कमिश्नर्स की जरूरत है, एसडीएम चाहिए, तहसीलदार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुप्रीडेंट, एमएस, कंसल्टेंट, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर चाहिए ब्लॉक का अपने यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए। ये इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट अभी तक भी जो है वो पूरी नहीं की जा रही है। ये तो ऊपर वाला सिस्टम है। जब ग्राउंड पर देखते हैं और क्या चाहिए जनाब, 150 जेईज अगर हमने स्कीमों को इंप्लीमेंट करवाना है पीडब्ल्यूडी के अंदर, 60 से ज़्यादा जेई चाहिए पीएचई के अंदर, और 60 से ज़्यादा जेई चाहिए पीडब्ल्यूडी के अंदर, 40 से ज़्यादा जेई चाहिए पीएचई के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से निज़ाम चलेगा जब अफसर नहीं वहाँ पर होंगे। और 7 वीडियोस जो स्टाफ रिक्वायरमेंट है वहाँ पर 33 की 7 ही वीडियोस है। 33 के मुकाबले में आप 7 लगाएंगे तो आपका पैसा ग्राउंड पर इंप्लीमेंट कैसे होगा, किस तरीके से वहां पर निज़ाम चलेगा? तो एक बड़ा सवाल इस वक्त इंतजामिया के सामने भी है। अब उम्मीद यह है कि मरकजी वज़ारत दाखिला के सामने ये मामला जो है वो उठाया गया है लद्दाख का। तो ये सूरत हाल है जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां हर घर हर गली से एक परेशानी ज़रूर है, और वो परेशानियों का मदावा करने के लिए, हल ढूंढने के लिए हमने फ़ोन लाइन का सिलसिला शुरू किया कल से। आप कल भी हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। 9:40 से आप कॉल करना शुरू करेंगे और बीच बीच में हम कॉल भी लेंगे और अपने नाजरीन को खबर का हाल अहवाल भी ज़रूर बताएंगे। तो फिलहाल आसिफ और मुझे आप देंगे इजाज़त, इस उम्मीद के